हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इज इन तनिष्क केयर्स कोर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी जो कि चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, चिकित्सक उपागम के नेक्स्ट वीडियो पार्ट को देखने वाले हैं। सो अभी तक मैंने स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट आप सबको दे दिया है, तो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज एक सीरीज वाइज आप पढ़ेंगे, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे। सो दूसरी बात स्टूडेंट, सेकंड पार्ट के इस वीडियो को आने में काफ़ी डिले हुआ है, सो इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगा। उसका रीज़न रहा बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अर्जेंट प्रोजेक्ट थे जो मुझे देना था, जिसकी वजह से मैं सेकंड पार्ट के वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आप सबको प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन अब से मैं आप सबसे वादा करूंगा कि आने वाले 20 डेज में साइकोलॉजी में आपकी खत्म कर दूंगा, डेफिनेटली खत्म कर दूंगा। ठीक है, पर डे 2 से 3 वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश मैं करूंगा। सो आज से हम लग जाते हैं और आने वाले 20 डेज में मैं कंप्लीट सिलेबस कर दूंगा। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 12 की साइकोलॉजी के हिंदी मीडियम के इस सीरीज को हम आगे मूव करते हैं। और मेरा देखो उद्देश्य ये भी है कि आप लोग का हिंदी मीडियम का कवर हो, फिर मैं इंग्लिश मीडियम की वीडियो बनाऊं, बिकॉज इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो का एजेंडा क्या है। सो आज की क्लास का मेन एजेंडा क्या है। सबसे पहले आपको हेडिंग जो मिलेगी, चिकित्सा के प्रकार, है ना, चिकित्सा के क्या क्या प्रकार है इसे हम जानेंगे। इसके अंतर्गत हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, हम उसमें जानेंगे क्या कारण है जिसने समस्या को उत्पन्न किया। मतलब कोई व्यक्ति है, उसे अगर मनोवैज्ञानिक किसी प्रकार की समस्या अगर हो गई है, तो इसके समस्या आने के पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, कारण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब इसके अंदर वो जो कारण है, किस कारण की वजह से उसके अंदर मनोवैज्ञानिक समस्या आई, हम उसे जानेंगे। थर्ड क्या है, अब हमने समस्या जान लिया है तो थर्ड में हम उपचार की विधि भी ढूंढेंगे कि क्या तरीके हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा पढ़ने के लिए, सेवार्थी और चिकित्सक के बीच जो है एक चिकित्सात्मक संबंध, ये कनेक्टेड है बेसिकली। जो चिकित्सा और आत्मक अलग अलग लिखा गया है, चिकित्सात्मक है बेसिकली। चिकित्सात्मक संबंध की प्रकृति क्या होती है, हम इसे भी समझेंगे। अगला जो आपको पॉइंट मिलेगा पढ़ने के लिए, सेवार्थी को मुख्य लाभ क्या मिलेगा या मुख्य लाभ क्या है। सेवार्थी मतलब कौन होता है स्टूडेंट्स, जो भी पेशेंट होता है, जो डॉक्टर के पास जाता है बेसिकली, है ना, जो भी उसको समस्या होती है उसको बताता है, तो वो सेवार्थी हुआ। सेवा का अर्थ बेसिकली उसे ही मिल रहा है, वही ले रहा है, राइट। उपचार की अवधि क्या है और उपचार का जो भी आपका क्या कहते हैं टाइम ड्यूरेशन होगा, वो क्या होगा, हम इसको भी जानेंगे। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 की साइकोलॉजी के इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे कुछ छोटी छोटी बातें कर लूँ। चिकित्सक उपागम जो आपका चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट्स, क्लास 12 साइकोलॉजी का, अगर आप सब इसके नोट्स चाहते हैं और टोटली फ्री में चाहते हैं, बहुत ही अच्छा नोट्स, आप सब उसके लिए गूगल पे सर्च करेंगे psychologynotes.in, बीच में ऐसे हाइफन डाल करके, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको जो मिलेगा पेज, वहां से आप चैप्टर 5 में आप जाइएगा। वहां से आपको बेसिकली मैंने सेपरेट सेक्शन मैंने बनाए हैं, अभी एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे हर एक सेक्शन कवर करेंगे। बेसिकली ये साइट जो है आप सबके लिए है, साइकोलॉजी स्पेशलाइज साइट है, इसमें साइकोलॉजी के ही सब कुछ मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। और बाकी आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टूडेंट्स क्या किया करो कि प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी जो वीडियोस हैं इकट्ठा उन वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखा करो। इससे होता क्या है, जब सभी वीडियो आप एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मोड में देखते हो तो चीजें आपकी क्लियर होती हैं, चैप्टर का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है, चैप्टर की नॉलेज आपको मिलती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, चैनल में जाना होता है और उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे, देखो ये प्लेलिस्ट का कॉलम होता है, इसे ओपन करने के बाद ये सेक्शन मिलेगा आपको क्लास 12 साइकोलॉजी हिंदी मीडियम के लिए, मैंने सेपरेट बनाया है एनसीईआरटी बेस्ड पे। सो आप इसमें देखेंगे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 मैंने कर दिया है ये, और उसके बाद चैप्टर 5 तो चल ही रहा है, तो वो भी जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। सो इतना आप जरूर कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली हेडिंग जो मिलती है पढ़ने के लिए हमें, चिकित्सा के प्रकार, राइट। चिकित्सा के क्या प्रकार है हम इसे जानते हैं। कह रहे हैं, यद्यपि सभी मनोचिकित्साओं का उद्देश्य मानव कष्ट का निराकरण तथा प्रभावी व्यवहार को बढ़ावा देना होता है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, जितने भी मतलब चिकित्सा के जो क्षेत्र होते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा हो या ऐसे फिजिशियन जो हमारे सराउंड में डॉक्टर्स होते हैं, है ना, तो इन सभी चिकित्साओं का जो उद्देश्य यही होता है कि जो मानव कष्ट है, जो समस्या, जो कोई व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है, उससे उसको छुटकारा मिले, उसका निराकरण हो और साथ में एक सामान्य व्यवहार वाला जीवन जी सके। तथापि वे संप्रत्यों, विधियों और तकनीक में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताई गई है कि जो मनोचिकित्सा का यहाँ पर जो तरीका है, ये थोड़ा जो है ना, या जो अलग अलग जो चिकित्सा के क्षेत्र होते हैं आपस में कुछ न कुछ तरीके से वो भिन्न होते हैं, है ना। सबका जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एलोपैथ हो गया, मतलब जो भी इसे बोलते हैं ना, इंग्लिश अंग्रेजी दवाई जिसे बोलते हैं,
ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग हो गया, आयुर्वेद हो गया अलग हो गया, राइट, नेचुरोपैथ अलग हो गया, होम्योपैथ अलग हो गया। उस तरह से मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान का जो चिकित्सात्मक क्षेत्र है इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यहाँ बात करते हैं मन चिकित्सा को 3 व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कह रहा मन की जो चिकित्सा है, सबसे बड़ी चिकित्सा तो एक्चुअली देखा जाए तो यही होती है, बिकॉज मन से जो व्यक्ति सुखी है या जो मन से खुश है वो डेफिनेटली बाकी चीजों से सुखी या खुश होगा ही होगा। तो हमें यहाँ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसी बात को ये बता रहे हैं कि मन चिकित्सा को 3 व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, राइट। पहला क्या है, वो पहला कह रहे हैं मनोगति, जिसे साइकोडायनेमिक कहते हैं इंग्लिश में। अगला आपका है व्यवहार, जो कि हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अस्तित्वपरक मन चिकित्साएं। तो ये 3 हो गए स्टूडेंट्स। मनोगतिक नाम से पता लग रहा है जो मन से जुड़ी चीजें हैं, आपके सोच एंड आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। आपके व्यवहार दूसरा हो गया, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। आपका कुछ लोग होता है ना, उनके बिहेवियर से आप पहचान पाते हो कि ये बंदा कुछ परेशान सा लग रहा है ना, कुछ डिस्टर्ब सा है, उनके बिहेवियर को आप नोटिस कर पाते हो। एक आपका होता है अस्तित्वपरक। अस्तित्वपरक का मतलब उसके अस्तित्व में वो चीजें हैं, एग्जिस्टेंस है, वो कोई सर्टन ऐसा प्रॉब्लम है जो उसके बिल्कुल हमें दिखती है बिल्कुल। तो वो जो समस्या है, इन 3 प्रकार की समस्या को हम यहाँ पर बेसिकली लेते हैं मनोविज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर कह रहे हैं कालानुक्रम रूप से, मतलब समय के अंतराल से, एक समय के प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या हुआ कि मनोगतिक चिकित्सा का आविर्भाव पहले हुआ। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले यही आता है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले जो मनोविज्ञान के चिकित्सा के क्षेत्र हैं उनमें सबसे पहले हमें मनोगतिक चिकित्सा का ही आविर्भाव हुआ है, हमें यही पढ़ने को मिलता है। तत्पश्चात व्यवहार चिकित्सा जो आई, उसके बाद अस्तित्वपरक चिकित्साओं, जिन्होंने तीसरी शक्ति भी कहा जा सकता है, तो अस्तित्व पर जिसे तीसरी शक्ति भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखना, का आविर्भाव सबसे अंत में हुआ। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मन चिकित्सा का यह वर्गीकरण निम्न प्रचालों, इसे पैरामीटर्स कहेंगे, पर आधारित है। तो जो मन चिकित्सा होती है वो एक सर्टेन पैरामीटर पे डिपेंड करता है ना, राइट। तो वो पैरामीटर क्या है, वो पैरामीटर क्या होंगे, उस पैरामीटर्स को हम लोग देखेंगे कि उसका बेस बेसिकली किस पे टिका हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, जो मैंने आप सबके साथ वीडियो एजेंडा में बता ही दिया था, कि सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ देखने वाले हैं, क्या कारण है जिसने समस्या को उत्पन्न किया। अगर मनोवैज्ञानिक समस्या किसी व्यक्ति के अंदर हमें दिख रही है, तो क्या कारण है जिसने उस समस्या को उत्पन्न किया, उस कारण को हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आता है। इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, मनोगतिक चिकित्सा के अनुसार अंतः मनोद्वंद। अंतः मनोद्वंद का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो आपके अंदर जो द्वंद चल रहा है, होता नहीं कि आप सबके अंदर भी कभी कभार ऐसा होता होगा कि अंदर ही अंदर आप एक मतलब किसी विचार को लेकर के आप जो है कभी उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, मतलब आप चीजों को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो। अर्थात व्यक्ति के मानस में विद्यमान द्वंद, द्वंद का मतलब एक मतलब मुठभेड़ सी हुई है, एक लड़ाई सी चल रही है, मन ही मन मतलब एक कुंठा सी बन गई है, ठीक है। तो जो मन में चल रही है स्टूडेंट्स, जो दिख नहीं रही है, और अक्सर हम सभी इससे परिचित जरूर होंगे कभी न कभी। फिर कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का स्रोत यही होता है, जो मनोगतिक चिकित्सा के अनुसार अंतः मनोद्वंद जो हो गया, या आपके मन में जो द्वंद चल रहा है, यही मनोवैज्ञानिक समस्याओं का स्रोत होता है। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हम मन की चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंतः मनोद्वंद जो है वही उसका स्रोत है। व्यवहार चिकित्सा के अनुसार, अगर हम अगले की बात करें, जो व्यवहार चिकित्सा के अनुसार क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक समस्या व्यवहार एवं संज्ञान के दोषपूर्ण अधिगम के कारण उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ पर हम उसको फोकस करते हैं, कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यवहार एवं संज्ञान के दोषपूर्ण अधिगम, राइट। जो भी व्यवहारात्मक समस्याएं हमें दिखती हैं, है ना, उसकी समझ को लेके जो दोषपूर्ण अधिगम, अधिगम का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक समझ, एक लर्निंग जो हुई है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो गलत तरह के व्यवहार से गलत चीजें सीख गया है, बिकॉज उसका सराउंडिंग ऐसा कुछ था जिसकी वजह से गलत व्यवहार से गलत चीजें वो सीख गया है। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, से समझ भी कह सकते हैं या सीखना भी कह सकते हैं, ठीक है। दोषपूर्ण अधिगम का उसके अंदर जो व्यवहार आ गया है, तो यहाँ पर आप उसे आप ले लेंगे, जो कि आपका सेकंड में आएगा व्यवहार को लेकर के, ठीक है। तीसरा आपका आता है अस्तित्वपरक चिकित्सा। तो अस्तित्वपरक चिकित्सा की अभिधारणा जो है, इसका जो पोस्टुलेट है, इसकी जो समझ है, बेसिकली अपने जीवन और अस्तित्व के अर्थ से संबंधित प्रश्न, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे ना कि अपने जीवन के अस्तित्व के को लेकर उनके दिमाग में प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें आती है, अस्तित्वपरक जिसे कहा जाता है, तो अस्तित्वपरक चिकित्सा की अभिप्रेरणा यहाँ पर उजागर होती है, यहाँ पर वो बेसिकली डेवलप होती है। फिर कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक समस्या का कारण होती है, जो कि हम यहाँ पर
जानेंगे, एक एक को समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या बताया कि आपको सबसे पहले यहाँ पता लगा कि अंतः मनोद्वंद जो निकलता है, जो कि मनोगतिक होता है, जो मन की समस्या होती है। दूसरा, हम गलत व्यवहारों की वजह से हम उसे सीख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं, तो उसकी वजह से हम जो है कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, या हमारे व्यवहार में दिखता है, वो सेकंड हो गया। तीसरा जो हो गया आपका, आपके अपने खुद के अस्तित्व, अपने खुद के जीवन को लेकर के जो आपके दिमाग के अंदर एक मतलब कंफ्यूजन सा हुआ है, उसको लेकर के जो डिस्टर्बेंस है आपको, या जो भी सेवार्थी है उसको है, ठीक है, तो उसको लेके यहाँ समस्या जो आती है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा है स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कह रहे कारण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब ये जो 3 कारण हमें मिलते हैं, इनका बेसिकली प्रादुर्भाव का मतलब आप कह सकते हैं इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आखिर में ये आए कैसे, चाहे वो व्यवहारात्मक हो या क्या कहते हैं अस्तित्वपरक हो या मनोगतिक हो, तो आखिर में ये कैसे डेवलप कैसे हुए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मनोगतिक चिकित्सा में बाल्यावस्था की अतृप्त इच्छाएं तथा बाल्यावस्था के अनसुलझे भय अंतः मनोद्वंद को उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर मनोगतिक का सबसे पहले बता रहे हैं, कह रहे हैं इसके अंदर की जो चिकित्सा होती है वो बेसिकली नोटिस ये करती है कि जो भी व्यक्ति है ना, उसके बेसिकली बचपन के समय में या बाल्यावस्था में उसके कुछ ऐसे अनसुलझे भय हैं, ऐसे कुछ भय बैठ गए हैं जो कि सुलझ नहीं पाए, इसको समझ नहीं पाया है। अंतः मनोद्वंद उसके हैं, कुछ अंदर ही अंदर ऐसे कुछ उसके द्वंद हैं जिसको वो कोई समझाया नहीं या खुद उसको समझ ही नहीं आई, वो गलत तरह से उसको ले रहा है अपने जीवन में और उससे वो पीड़ित है कहीं ना कहीं, राइट। व्यवहार चिकित्सा, ये तो फर्स्ट हो गया, राइट। सेकंड आपका हो गया, बता रहे हैं कि व्यवहार चिकित्सा की अभिधारणा है कि दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप दोषपूर्ण अधिगम तथा दोषपूर्ण चिंतन एवं विश्वास दुर्नुकूलक व्यवहार को उत्पन्न करते हैं, राइट, जो बाद में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनते हैं। तो सेकंड जो व्यवहार वाला आता है उसका प्रादुर्भाव कैसे होता है वो बता रहे हैं कि व्यवहार चिकित्सा की अभिधारणा है कि मतलब जो भी व्यवहार चिकित्सा है उसके अंतर्गत उसकी अभिधारणा, उसका जो मानना इस प्रकार है कि जो दोषपूर्ण अनुबंधन आपके अंदर हुआ, अनुबंधन का मतलब इसे इंग्लिश में कहेंगे कंडीशनिंग, अनुबंधन का हिंदी आप कह सकते हैं, इससे किसी चीज को हम देखते देखते हमारे दिमाग में उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे कि हम उस चीज को लेके कंडीशन हो जाते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमसे होती है। लेट्स से कि कुछ लोग होते हैं ना स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करने की उनको कंडीशनिंग हो गई, तो स्मोकिंग उनको छोड़ी नहीं जाएगी बिकॉज वो कंडीशनड है, राइट। जैसे हम लोग कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसे अपने डेली के रूटीन में बोलते हैं, राइट, तो उनके डेली के रूटीन में वो कंडीशनड हो चुका है। जैसे मैं राइट बोलता हूँ, राइट, तो मैं को फिर भी मैंने राइट बोला अभी, तो राइट से कहीं ना कहीं मैं कंडीशन हो चुका हूं, तो इस पे मैं कंडीशन हूं तो मैं इसको डेवलप मतलब अपने व्यवहार में इसको मैं यूज कर रहा हूं। तो राइट तो चलो एक पॉजिटिव तरीका है, कहीं ना कहीं ये मेरे व्यवहार को बल्कि ज्यादा अच्छा बनाता है। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं या बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो हमारे अंदर डेवलप कर जाते हैं, इसे कंडीशन कहते हैं, वो कंडीशन हो चुका है, राइट। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कुछ ऐसे व्यवहार डेवलप कर जाते हैं बाल्यावस्था में या किसी भी समय अंतराल में जो कि कहीं ना कहीं दोषपूर्ण होते हैं, है ना। तो दोषपूर्ण अधिगम मतलब सही व्यवहार नहीं है वो, अब वो डेवलप कर गया है, राइट। तो यहाँ पर दोषपूर्ण अधिगम का मतलब जो ठीक चीज नहीं है उसका अधिगम हो जाना, मतलब उसकी लर्निंग हो जानी, उसकी सीख हो जानी जो आपके व्यवहार में दिख रही है, या आपके चिंतन करने का, बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आपके चिंतन करने का जो तरीका है, आपके सोचने का जो तरीका है वो भी दोषपूर्ण अगर हो चुका है, जिसमें आप अपने विश्वास जो आपका है वो दुर्नुकूलक व्यवहारों को उत्पन्न करता है, आपके विश्वास करने जो तरीका है वो अनुकूलक नहीं है, वो माल अडाप्टिव है, दुरनुकूलक है, जो नॉर्मल नहीं है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब तरीके से आपके अंदर सब चीजें हो चुकी है, आपके व्यवहार में जो दिख रही है। तो यहाँ पर हम उसको देखेंगे, उसका मतलब प्रादुर्भाव कैसे हुआ हम यहाँ पर इसके अंतर्गत वो जानेंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स, अस्तित्वपरक चिकित्सा वर्तमान को महत्व देती है, जबकि अस्तित्वपरक चिकित्सा क्या होती है, ये प्रेजेंट स्टेटस को, प्रेजेंट टाइम को महत्व देती है। यह व्यक्ति के अकेलेपन, विसंबंधन, इसे एलिनेशन कहेंगे, अपने अस्तित्व की व्यर्थता को बोध इत्यादि से जुड़ी वर्तमान भावनाएं हैं। इसके अंदर क्या होता है, अकेलापन, जैसे कोई व्यक्ति है वो अकेला रहता है, उसका जीवन अकेला है, तो अपने उस वर्तमान को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के बहुत चिंतित हो जाता है। कोई ऐसा है जिस जो एलिनेशन में है या विसंबंधन, किसी से उसकी दोस्ती नहीं है, किसी से उसकी मतलब जान पहचान नहीं है, तो उसको लेकर के उसके दिमाग में बहुत सारे विचार ऐसे गलत उत्पन्न होते हैं।
तो ये भी एक समस्या है। अपने अस्तित्व की व्यर्थता, मतलब कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि उसका यहाँ पर जीवन में रहना उसका कुछ खास अर्थ नहीं निकल रहा है, तो अपने अस्तित्व को लेकर ही वो कंफ्यूजन में आ जाता है। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक विकार ही है। राइट स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो 3 चीजें मैंने आपको क्लैरिफाई करी यहाँ पर। एक आपका जो ब्रेन से रिलेटेड है ना, दूसरा व्यवहार से, तीसरा अल्टीमेट तीनों ही ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन आपका एक सोचने के नजरिए तरीके से है, दूसरा आपके व्यवहार में है, और दूसरा आपका व्यवहार में, तीसरा जो है आपके अस्तित्व को लेकर के है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उपचार की मुख्य विधियां। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने तरीके समझ लिए, कारण समझ लिए, है ना। अब हम देखेंगे उसकी उपचार की विधियां क्या है। तो कह रहे हैं मनोगतिक चिकित्सा मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न को बताने की विधि का उपयोग सेवार्थी की भावना और विचारों को प्राप्त करने के लिए करती है। कह रहे जो मनोगतिक है, जो पहला वाला जो आपका समस्या है, मनोगतिक जो समस्याएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं आप कह सकते हैं, कह रहा है इसके अंतर्गत चिकित्सा जो होता है इसमें मुक्त साहचर्य विधि। मुक्त साहचर्य विधि का मतलब क्या होता है कि फ्री, मुक्त साहचर्य का मतलब होता है फ्री एसोसिएशन, राइट। साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब जुड़ाव या जोड़ हो गया। मुक्त मतलब फ्री होकर के आप किसी से जुड़ो। फ्री जैसे होता है ना कि हाँ, अपने दोस्तों में जब आप बैठते हो तो बिल्कुल फ्री माइंड बैठते हो, आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, खुल के बात करते हो, अपने मन की बात खुल के बताते हो, राइट। तो उसे कहेंगे फ्री है। फ्री एसोसिएशन से हिंदी में कहा गया मुक्त साहचर्य की विधि अपनाते हैं ये लोग इस चिकित्सा के अंतर्गत। कहने का मतलब है कि और स्वप्न को बताने की विधि, इसके अंतर्गत आपके जो स्वप्न होते हैं उसको बताने की विधि का उपयोग सेवार्थी की भावना और विचारों को प्राप्त करने के लिए करती है, राइट। इसमें बेसिकली जो आपके ड्रीम एनालिसिस किया जाता है, जैसे जो भी सेवार्थी होगा, जो भी पेशेंट होगा, वो अपने स्वप्नों के बारे में बताएगा। किससे बताएगा? साइकोलॉजिस्ट से बताएगा, राइट। उसके बेसिस पे एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा, परीक्षण करेगा, उसको समझेगा क्या उसकी समस्या है। इस सामग्री की व्याख्या सेवार्थी के समक्ष की जाती है, राइट, ताकि इसकी मदद से वह अपने द्वंद्वों का सामना और समाधान, अपनी समस्याओं पर विजय पा सके। और इस प्रकार जब उसको समझ का मतलब उसको जब समझाया जाएगा, सही समाधान दिया जाएगा, तो उसको विजय प्राप्त होती है, उसको अपनी समस्या की समझ आती है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप चीजों को समझ जाते हो, जब आप अपनी समस्या को समझ पाते हो कि आपकी समस्या का एक्चुअली मूल कारण क्या है, उसका जो सोल्यूशन जान पाते हो, तो उस पर आप ऑब्वियस ही बात है विजय पा लेते हो। सेकंड, ये आपका फर्स्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। सेकंड कह रहे हैं व्यवहार चिकित्सा दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप की पहचान कर वैकल्पिक व्यवहारात्मक प्रासंगिकता, से बिहेवियरल हम कहेंगे कॉन्टीजेंसीज कहेंगे, ठीक है। इसमें हम इसको बेसिकली स्टडी करते हैं, नियत करती है। नियत करती मतलब उसको सही अलाइन करती है, सही दिशा देती है, जिससे व्यवहार में सुधार हो सके। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहार जो चिकित्सा होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, दोषपूर्ण अनुबंधन जो आपके अंदर हुआ है। दोषपूर्ण अनुबंधन का मतलब जो आपके अंदर जो एक गलत तरह से कंडीशनिंग हो गई, आपकी सोसाइटी ऐसी रह गई है ना, आप ऐसे परिवार में पल गए कि जहां से आपकी जो कंडीशनिंग है, जो आपका अनुबंधन हुआ है, वो सही नहीं हुआ है ना। आपके सोचने के तरीके, आपके उठने बैठने के तरीके, आपका जो समझ का तरीका है, वो सारा जो है गलत तरीके से अगर है, गलत तरीके से वो प्रोसेस हो गया है, तो वो उसी तरीके से चलता रहेगा। अब उसी तरीके से जीवन भर अगर चलता रहेगा तो आपको डेफिनेटली आपके व्यवहार में एक मतलब डिस्टर्बेंस दिखाई देगी, उसके अंदर कहीं न कहीं से कमियां दिखाई देगी, ठीक है। तो यही है समझाया जा रहा है, दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप की पहचान कर वैकल्पिक व्यवहारात्मक प्रासंगिकता को बेसिकली नियत करती है, उसको ठीक करती है। मतलब जो भी मनोवैज्ञानिक होगा, जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा, आपके व्यवहार का बेसिकली सही तरह से पहले पहचान करेगा, उसके प्रतिरूप को पहचान कर वैकल्पिक व्यवहारात्मक प्रासंगिकता, और आपके समक्ष जो है ऐसे कुछ क्या कहते हैं वैकल्पिक प्रासंगिकता ले आएगा, जिसके अंतर्गत आप चीजों को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे, और फिर जो है आप अपने जो गलत अनुबंधन हुआ है उसको ठीक कर पाओगे, ठीक है, जिससे व्यवहार में सुधार हो सके। इस प्रकार की चिकित्सा में प्रयुक्त संज्ञानात्मक विधियां सेवार्थी के दोषपूर्ण चिंतन प्रतिरूप को चुनौती देकर उसे अपने मनोवैज्ञानिक कष्टों पर विजय पाने में मदद करती है। फिर यहाँ पर आपको और भी आगे बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि इस प्रकार की जो चिकित्सा होती है उसमें जो प्रयुक्त संज्ञानात्मक विधियां अपनाई जाती हैं। संज्ञानात्मक इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो आपके संज्ञान से संबंधित है, जो आपके ज्ञान से संबंधित है, मतलब जो भी आपने व्यवहार डेवलप किया है, राइट, उसको ज्ञान से जोड़ा जाएगा, और ज्ञान से जोड़ करके एक मतलब होता है ना लॉजिकल तरीके से उसे काटा जाएगा। काटा जाएगा इन द सेंस मतलब चाकू से नहीं काटा जाएगा, लॉजिकल तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा और क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, समझाया जाएगा कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है,
राइट। और जिसके बेसिस पे आप चीजों को समझ पाओगे, फिर जो है अपनी समस्या पे ऑब्वियस सी बात है आप विजय प्राप्त कर पाओगे। लेट्स से कि आपके अंदर कोई गलत व्यवहार अगर डेवलप हो गया है, कोई भी व्यवहार आप ले सकते हैं, बहुत तरह के व्यवहार होते हैं, तो उसका आपको फैक्टर बताया जाएगा, इसके क्या क्या मतलब रीजंस है, उसके आप मतलब एक मेंटल अवेयरनेस आपको दी जाएगी, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर सुधार ला सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है अस्तित्वपरक चिकित्सा एक चिकित्सात्मक। ये आपका तीसरा आ गया यहाँ पर अस्तित्वपरक। कह रहा अस्तित्वपरक चिकित्सा एक चिकित्सात्मक पर्यावरण प्रदान करती है, जबकि अस्तित्वपरक जो है ये चिकित्सा क्या होती है, चिकित्सात्मक पर्यावरण। मतलब आपको एक ऐसा एनवायरमेंट दिया जाता है जो कि आपको पूरा चिकित्सात्मक लगता है, आप बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरमेंट आपको दिया जाता है जो सकारात्मक, स्वीकारात्मक और अनिर्णयात्मक होता है, राइट। मतलब वो एक पॉजिटिव एनवायरमेंट जो कि एक असर्टिव एनवायरमेंट आपको दिया जाएगा, राइट, जहां पर आप ऑटोमेटिकली अपने आप के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति आपको सही समझ दी जाएगी, मतलब, राइट। तो यहाँ आगे बता रहे हैं कि सेवार्थी अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है। एक ऐसे एनवायरमेंट आपको डाला जाएगा जहां पर सेवार्थी खुलकर के अपनी समस्या को बताता है तथा चिकित्सा एक सुकर्ता की तरह कार्य करता है। और इस क्षेत्र में जो चिकित्सक होगा बेसिकली, या चिकित्सा का जो तरीका होगा, जैसे मान लेते हैं ये सेवार्थी है और ये उसका जो है चिकित्सक है, लेट्स से, ठीक है, जो चिकित्सक है इसकी चीजों को सुनेगा ध्यान से, है ना। यहाँ पर देखो क्या बताया, सुकर्ता, ये सुकर्ता बन करके चीजों को सुनेगा, वो क्या कह रहा है, उसकी समस्या क्या है। सेवार्थी व्यक्तिगत समृद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से समाधान तक पहुंचता है। अब व्यक्तिगत समृद्धि कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका पर्सनल जो ग्रोथ है, सेल्फ ग्रोथ, मतलब किसी बंदे के अंदर उसके अपने खुद के अस्तित्व को लेकर अगर उसकी समझ डिस्टर्ब है, उसको लगता है दुनिया बेकार है, ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा हूं, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों हूं, ठीक है, या मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है ना, मैं ही इतना कमजोर क्यों हूं, मतलब इस तरह की उसकी जो नेगेटिविटी है उसको लेके पहले स्टडी करेगा जो भी इस चिकित्सक होगा, और फिर बाद में उसका समाधान कैसे देगा। उसका समाधान उसको देने से पहले उसको उसके अंदर खुद उसके व्यक्तिगत, उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, उसके पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाएगा, राइट। आपका पर्सनल ग्रोथ बढ़ाने का मतलब क्या हो, आपकी समझ को डेवलप कर देना, राइट। जब आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी तो कैसे होगी, आपकी समझ को डेवलप कर देना। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दोगे और चीजों को सही से समझोगे, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियस सी बात है सही लाइफ को चूज कर पाओगे। तो ये तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ के लग रहा होगा कि साइकोलॉजी यार मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदल ही तो रही है, इसमें आखिर में आप कितनी मेहनत कर रहे हो, राइट। ऐसा क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, आपको वो चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके जीवन को सुधार रही है। और जब आप अपने जीवन को सुधारने वाली चीजें पढ़ते हो तो मुझे लगता है कोई मेहनत आप करते हो। आप समझो ध्यान से इसे और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के साथ साथ आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके भी लाइफ में इंप्लीमेंट उस चीज को करो, उनको भी देखो, उनको भी स्टडी करो। आपके फैमिली में हो गए या फ्रेंड में हो गए, रिलेटिव्स में हो गए, कोई भी हो सकता है वो, राइट। फिर आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट सेवार्थी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की प्रकृति क्या होती है। अब ये बड़ी अच्छी बात है स्टूडेंट, जैसे कि आपका और मेरा संबंध है ना, मैं एक टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरे सेवार्थी हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मैं जो सेवा दे रहा हूं उसका अर्थ, उसका आप जो है बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो भी मैं सेवा आपको दे रहा हूं, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं, भले ही हम दूर बैठे हैं लेकिन आपको उसका कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारे बीच में एक संबंध भी तो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को, अगर हम दोनों सोचो कि एक टीचर एंड स्टूडेंट्स आपस में लड़के सोचे कि नहीं, टीचर सोचे कि नहीं मैं इसको स्टूडेंट से लड़ भिड़ के उसको मैं समझा दूं, पढ़ा दूं, तो ये बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज यहाँ पर हम समझेंगे, और ये हर क्षेत्र में होता है, हर घर में होता है, हर जगह होता है। ऐसे मेल फीमेल में हो गया, वाइफ हस्बैंड में हो गया, आपने देखा होगा आपके फादर एंड मदर है, उनका भी रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, आपका सबका। ये हमें ये रिलेशन हर जगह हर क्षेत्र में मिलता है स्टूडेंट से, किसी बैंक में, किसी ऑफिस में, किसी सर्विसेज में अगर आप जॉब करते हैं, है ना, तो वहां भी आपके जो सराउंडिंग है एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। उसी तरीके से जो सेवार्थी और जो चिकित्सक है उसके बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, उसकी प्रकृति क्या होती है, हम उसको देख लेते हैं जल्दी से। कह रहे हैं मनोगति जो कि चिकित्सा का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी की अपेक्षा उसके अंतः मनोदंड को ज्यादा अच्छी तरह समझता है, राइट। इसलिए वह चिकित्सक सेवार्थी के विचारों और भावनाओं की व्याख्या के लिए
उसके लिए करता है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर बिकॉज हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में चीजें समझ रहे हैं तो उसी तरह से हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, उस तरह से चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहला हमें मनोगति के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है ये वाला जो मनोगतिक समस्या होती है इस वाले क्षेत्र में जो सेवार्थी होता है और जो चिकित्सक होता है, बिकॉज इसमें हम अंतः मनोद्वंद को लेके फोकस होते हैं, राइट। तो अंतः मनोद्वंद को लेके हमारा जो मेन जो बेसिकली बल होता है या जो मेन जो फोकस होता है यहाँ पर होता है, तो उसके अंदर जो चिकित्सक होता है सेवार्थी के विचारों और उसकी भावनाओं को स्टडी कर रहा होता है और उसको ज्यादा बेटर तरह से वो समझता है, राइट। जैसे आपके अंदर कोई भावना अगर है गलत तरह से, तो अगर मैं आपका चिकित्सक हूं तो मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूं, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग आपसे कई गुना बेहतर है। तो मैं आपकी जो भावनाएं हैं, जो आप नेगेटिविटी आप फैला रखे हो, आप मुझे बताते हो जब फ्री होकर के, तो मैं उसको समझता हूं और फिर मैं सही तरह से उसे एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं नहीं बच्चों इसका रीजन ये है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तब आपको चीजें समझ में आती है और फिर अपने लाइफ में आप इंप्रूवमेंट देखते हो। तो वही बात यहां भी कह रहे हैं, जिससे वह सेवार्थी उसको समझ सके, इस तरह से वो समझाया जाता है। जैसे कि अब ये साइकोलॉजी है तो ये लिखा तो सब कुछ गया है, मैं आखिर में क्या कर रहा हूं, मैं आपको समझाने का ही एफर्ट तो कर रहा हूं, राइट। लिखा तो सब कुछ गया, आप इसे पढ़ भी तो सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दे करके, है ना, अर्थ बता बता करके या कहीं से कनेक्ट करके आपको मैं पिक्चर बना बना करके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ सको। तो मेरा भी काम लगभग यहाँ पर यही हो रहा है, आपको इजी मोड में दे रहा हूं चीजें में। तो ये फर्स्ट वाला हो गया स्टूडेंट। सेकंड आपका आता है व्यवहार चिकित्सा का मानना। ये सेकंड कह रहे हैं कि जबकि व्यवहार चिकित्सा का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी के दोषपूर्ण व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को पहचानने में समर्थ होता है, राइट। आप जैसे मान लेते हैं कि आपके बिहेवियर के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन करना चाहे, है ना, आप अपना बिहेवियर दिन भर आपका बिहेवियर कोई बंदा देखना चाहे, कोई एक चिकित्सक है आपके बिहेवियर को देखना चाहे, आप कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, किसी के सामने कैसे बात करते हो, अपने फ्रेंड में कैसे बात करते हो, टीचर के सामने कैसे बात करते हो, है ना, तमाम ढेर सारी ऑब्जर्वेशन करता है। उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालता है कि आपके व्यवहार में यहाँ पर नेगेटिविटी है, यहाँ पॉजिटिविटी है, यहाँ आपकी बैड कंडीशनिंग हो चुकी है, यहाँ अनुबंधन आपका सही नहीं हुआ है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और जब आपको एक्सप्लेन करेगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और आप सही दिशा में चल पड़ेंगे। तो यही काम तो यहां पर हो रहा है। देखो आगे फिर बता रहे हैं, कह रहे हैं इससे आगे व्यवहार चिकित्सा का यह भी मानना है कि चिकित्सक उचित व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को जानने में समर्थ होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी आपके व्यवहार है उसको जानने में समर्थ होता है जो सेवार्थी के लिए अनुकूली होगा, है ना, अनुकूली होगा मतलब ठीक होगा। मनोगतिक और व्यवहार जो होता है चिकित्सा, दोनों का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी की समस्याओं के समाधान तक पहुंचने में समर्थ होता है। यहां आपको थोड़ा सा फोकस करके देखना है कि यहां पर इन दोनों का ही मानना ऐसा है, मनोगतिक वाला क्षेत्र जो है या जो व्यवहार वाला क्षेत्र है, इन दोनों का ही ये मानना है कि जो चिकित्सक होता है वो सेवार्थी के समस्याओं के समाधान तक पहुंचने में समर्थ होता है, वो पहुंचता है मतलब समस्या तक, ठीक है। इन समस्याओं के विपरीत जबकि अस्तित्वपरक जो होता है उसमें चिकित्सक क्या होता है, इस बात पर बल देता है कि चिकित्सक केवल एक गर्मजोशी भरा और तदनुभूतिक संबंध प्रदान करता है। यहां पर उसको एक एनवायरमेंट दिया जाता है स्टूडेंट्स। जो अस्तित्वपरक होता है, कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को लेकर डिस्टर्ब अगर है तो उसको एक ऐसा एनवायरमेंट दिया जाएगा जिस एनवायरमेंट में खुल करके अपनी बातों को रख पाए वो। और जो नहीं बातें रखेगा, अंदर की बात उगलेगा तो सब उसका भेद खुल जाएगा, क्या समस्या उसकी है। जैसे सेवार्थी अपनी समस्याओं की प्रकृति और कारण अपने स्वयं अन्वेषण का मतलब हो गया यहाँ पर, अन्वेषण का मतलब आप कह सकते हो एक्सप्लोर कर पाए, उसे निकाल पाए, उसकी व्याख्या दे पाए, करने में सुरक्षित महसूस करता है, राइट। लेट्स से कि अगर कोई एक स्टूडेंट है वो क्राउड से डरता है, वो भीड़ से डरता है, उसको बहुत डर लगता है, राइट। तो भीड़ से डरता है और हम चाहें कि नहीं उसका हम अस्तित्वपरक विश्लेषण कर पाए तो उसको हम भीड़ में ले जाके क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ जहाँ 2 4 10 लोग बैठे हैं उस पूरे क्लास में उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बताएगा, आपको आंसर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, है ना। तो सबसे पहले उसको काम करा के, है ना, किसी अच्छे से उसे होटल वगैरह में या आप किसी अच्छे से फ्री स्पेस में लेके जाए, पहले उसके साथ थोड़ा बात किया जाए, उसके साथ खाया पिया जाए, उसके बाद उससे पूरी दोस्ती हो जाने के बाद फिर उसको एक एकांत अकेले स्थान पर उसको ले जाया जाए जहां उसको एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ लगे, बिल्कुल फ्री लगे, और फिर उसके साथ पूरी गर्मजोशी से उसकी बातों को सुने, कुछ भी उसकी बात को काटे नहीं। वो जो बता रहा है, जो बोल रहा है, अपने मन की जो उसकी बातें हैं, उसको जो बताना चाह रहा है, जो भी बता रहा है, वो उसकी बातों को ध्यान से पूरी गर्मजोशी दिखा करके सुने और समझे। ऐसा जब करता है वह कौन, चिकित्सक, ऐसा जब करता है तो उसकी बात सारी वो समझ जाता है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन लेता है और फिर सही डायरेक्शन उसको दे देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है सेवार्थी को मुख्य लाभ क्या है।
है ना। तो लाभ तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या लाभ है, या मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं मेरे तो मुझे क्या लाभ मिल रहा है। तो हम सब हमेशा लाभ के पीछे तो रहते हैं, लाभ तो कहीं ना कहीं से जुड़ा ही होता है, राइट। तो यहाँ पर सेवार्थी जो है अगर चिकित्सक के पास जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका यही गोल है कि लाभ उसको मिलना चाहिए। तो लाभ क्या है तो हम उसको देख लेते हैं। कह रहे मनोगतिक चिकित्सा जो होती है उसके अंदर क्या बता रहे हैं कि संवेगात्मक अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण लाभ मानती है। संवेगात्मक अंतर्दृष्टि, संवेगात्मक अंतर्दृष्टि का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जिसे आप कह सकते हैं संवेगात्मक होता है मतलब इसका इमोशनल, ठीक है। इमोशनल तो मतलब समझते होंगे आप लोग, आपकी जो भावना से जुड़ी है। अंतर्दृष्टि के मतलब होता है इनसाइड, आपको अपने खुद के अंदर की समझ, जो भी आपका इमोशनल इंस्टिंक्ट है, जो भी आपकी अंदर की भावनाएं हैं, उसको लेके समझ आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो मनोगतिक चिकित्सा जो होती है वो आपके संवेगात्मक अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण लाभ मानती है ना। वो आपको देखती है कि आपके इंटरनली जो है आप कितना इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हो, उसे समझती है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। जो सेवार्थी उपचार के द्वारा प्राप्त करता है, और सेवार्थी जो भी उपचार लेता है इसके द्वारा प्राप्त करता है, वो इमोशनली जो है बहुत ही स्टेबल हो जाता है ना। बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद, लाइफ में थोड़ा अप डाउन होने के बाद घबराता नहीं है, फिर वो बैलेंस्ड हो जाता है, राइट। तो इस तरह से उसके अंदर डेवलपमेंट देखा जाता है। अगला आपका आता है सेवात्मक अंतर्दृष्टि। दूसरा आपका आता है सेवात्मक अंतर्दृष्टि तब उपस्थित मानी जाती है जब सेवार्थी अपने द्वंद्व को बौद्धिक रूप से समझता है, राइट। तो सॉरी, ये आपका संवेगात्मक ये भी है। तो ये कह रहे हैं संवेगात्मक अंतर्दृष्टि तब उपस्थित मानी जाती है, कह रहे हैं कि ये तब मानी जाती है जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो इमोशनल जो इंसाइट है। इनसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि, ठीक है। अंतर्दृष्टि मतलब अंदर की जो आपकी दृष्टि है। एक तो होती है बाहर की दृष्टि, जैसे आप बाहर जो देखते हो दुनिया, जो रंग बिरंगी दुनिया है जो आप बाहर देख पा रहे हो अपनी दोनों आंखों से, ये बाहर की दृष्टि है। अंतर्दृष्टि का मतलब हो गया, अंतर्दृष्टि का मतलब आप अपने अंदर कितना समझ पा रहे हो, आप अपने अंदर घुस करके जान कितना पा रहे हो, आप सोचते कैसे हो, समझते कैसे हो, है ना। आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अंदर घुस के, हमें पहले सबसे पहले अपने आप को अंदर से जानना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो चीजें आप अच्छे से कर पाते हो। द्वंद्वों को संवेगात्मक रूप से स्वीकार करने में समर्थ होता है। जो उसके द्वंद्व हैं, मतलब जो भी आपकी कंफ्यूजन है, जो भी आपकी समस्या है, उसको बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होकर उसको समझता है, और समझता ही नहीं है, उसका हल भी निकालता है, और द्वंद्वों की ओर अपने संवेगों को परिवर्तित करने में समर्थ होता है। और जैसे द्वंद्व हो गए उसके अकॉर्डिंग अपने संवेग, अपनी इमोशनल बैलेंसिंग के द्वारा वहां तक सही से पहुंचता है, उसको बैलेंस करता है। इस संवेगात्मक अंतर्दृष्टि के परिणाम स्वरूप सेवार्थी के लक्षण दूर होते हैं, और उसके फिर लक्षण जो होते हैं, जो समस्या होती है, दूर होते हैं, कष्ट कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जब आप चीजों को समझने लगते हैं तो आपके कष्ट तो दूर ही होंगे ना, राइट। कितनी सिंपल सी बात है, ये आपको समझना चाहिए। इसे जो आपको फ्री में साइकोलॉजी के इस एनसीईआरटी के क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 5 में मिल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मेंशन की गई है, जो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चीजें मिल रही है स्टूडेंट्स। तो आपको इन सबको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, और दूसरों के लाइफ में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो हो गया, फर्स्ट हमने देख लिया। सेकंड कह रहे हैं व्यवहार चिकित्सा दोषपूर्ण व्यवहारों और विचारों के प्रतिरूपों की अनुकूली प्रतिरूपों में बदलता है, राइट। जो व्यवहार वाला तरीका होता है उसमें क्या होता है, आपका व्यवहार ही ठीक नहीं है ना। कोई आपसे कुछ बोल रहा है कि आपसे लेट्स से कि आपको कोई बुलाता है तो आप बिल्कुल ही गरज के उससे जवाब देते हो, है ना। तो ये आपका एक व्यवहार है। लेट्स से कि आपका व्यवहार कुछ ऐसा है, अगर आपको कोई बुलाता है, यस बेटा राहुल जरा इधर आओ, तो आप उससे बिल्कुल इस तरह से जवाब देते हो कि जो बुला रहा है वो बिल्कुल उसका मूड ही खराब हो जाता है। तो ये क्या है, आपका व्यवहार है एक। लेकिन आपको जब समझा दिया जाता है, चीजें आपको जब क्लैरिफाई कर दी जाती है, तो आप बिल्कुल अनुकूल व्यवहार करते हो, राइट। लेट्स से कहीं दुखद खबर है और वहां पर आप बिल्कुल मौज में हो, है ना। तो आपको इतनी समझ नहीं कि दुखद खबर है, तो आपका व्यवहार उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेबल होना चाहिए, एडजस्ट किया जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको वो समझ नहीं है, लेकिन जब आप चिकित्सक के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जब आपकी स्टडी की जाती है, आपको जब ठीक किया जाता है, तो सेवा लेने के बाद चिकित्सक से आपके अंदर ये सारी सुधार दिखाया था। मतलब अनुकूली, देखो लिखा ना, अनुकूली प्रतिरूप में बदलाव को उपचार की मुख्य लाभ मानती है ना। आप मतलब सही व्यवहार, कहां पर कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो अच्छे से बैलेंस कर जाते हो, ठीक है। जैसे कि लेट्स से कि क्लास में पूरी क्लास भरी हुई है और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप बिल्कुल डगमगाने लगे, हिलने लगे, है ना, गड़गड़ाने से लगे, कपकपी आपके अंदर आने लगी, तो ये भी तो व्यवहार अच्छा नहीं है, राइट। तो आपको जब चीजें क्लैरिफाई की जाएगी तो वहां भी आप इमोशनली बैलेंस्ड होकर खड़े होगे और जवाब भी दोगे और अच्छे से बातें भी करोगे। तो देखो आपके अंदर डेवलपमेंट आ गया, तो ये आपका एक तरह से लाभ है, आपके अंदर सुधार आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अनुकूली या स्वास्थ्य व्यवहार और विचारों के प्रतिरूप को स्थापित करने से
कष्ट में कमी और लक्षणों को दूर होना सुनिश्चित होता है। तो ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं मानवतावादी चिकित्सक व्यक्तिगत समृद्धि को लाभ मानती है। ठीक है, जो मानवतावादी चिकित्सक होता है वो व्यक्तिगत समृद्धि का मतलब क्या होता है? यहाँ पर व्यक्तिगत समृद्धि का मतलब होता है पर्सनल ग्रोथ, आपका ओवरऑल ग्रोथ होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, व्यक्तिगत समृद्धि अपने बारे में और अपने आकांक्षाओं, संवेगों, अभिप्रेरकों के बारे में बढ़ती समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको ये भी बताया जा रहा है व्यक्तिगत समृद्धि, हम सभी को अपनी व्यक्तिगत समृद्धि लेनी चाहिए स्टूडेंट्स। अच्छा, क्यों लेनी चाहिए हम सबको अपनी व्यक्तिगत समृद्धि? बिकॉज उसी के बेसिस पे अपने रियल लाइफ में सक्सेस हमें उसी के बेसिस से मिलेगी। अगर हमारा खुद का ग्रोथ नहीं है, हमारी जो भी आकांक्षाएं हैं उसे समझे, संवेग जो हमारे जो इमोशंस है उसको भी समझे, हमारे जो अभिप्रेरक हैं, हमारे जो एस्पिरेशन है ना, जो भी हमारे हमारी आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सारी हम क्या करें, समझे, है ना। एस्पायर करने का मतलब आपके अंदर एक मनोबल आपका बढ़ता है किसी चीज के प्रति, आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, के बारे में बढ़ती समझ के प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए इसे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको जो पॉइंट मिलता है, कह रहे उपचार की अवधि क्या है। आप देखो उपचार की अवधि, हर एक उपचार, जैसे मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट्स मैं आपके क्लास 12 साइकोलॉजी को कवर कराता हूं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तो एक सर्टेन पीरियड तो मैं दूंगा कि हाँ इतने दिनों में इसे कवर करा दूंगा, राइट। तो एक पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, मतलब आप क्लास 12 की साइकोलॉजी ऐसा थोड़ी कि 5-6 साल लगातार पढ़ते रहे हम लोग, ऐसा थोड़ी होता है ना। आप लोग का 1 साल के सिलेबस में क्लास 12 की साइकोलॉजी आपको डाली गई है, उसके अंदर टोटल 9 चैप्टर है और आपको एक एक चैप्टर करके अच्छे से पढ़ना है, तो उसी से आपका एग्जाम, आपका परीक्षण किया जाता है ना, आपकी मतलब चेक किया जाता है आपकी नॉलेज को। तो एक ड्यूरेशन आपके लिए सेट किया गया। उसी तरह से चिकित्सक की जो अवधि होती है वो हर क्षेत्र में उसकी एक अवधि होनी चाहिए, और यहाँ पर वही चीज यहाँ बताई जा रही है। करें क्लासिकी का मतलब होगा क्लासिकल, है ना। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? जो चीजें सदा से चली आ रही है, जो ओल्ड है, या आप जो हमेशा से चीजें चल रही है, मतलब ऐसा आप मान सकते हैं। एक हो गया मॉडर्न जो लेटेस्ट है, एक क्लासिकल जो चीजें पहले से आ रही हैं, ऐसे होता है ना क्लासिकल सॉन्ग। तो क्लासिकी शब्द बेसिकली वहीं से आया है, जो इंग्लिश वर्ड है ये। क्लासिकी मनोविश्लेषण की अवधि कई वर्षों तक की हो सकती है ना। तो ये तो कई वर्षों तक की हो गई। हालांकि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के कई आधुनिक रूपांतर 10 से 15 सत्रों का मतलब सेशंस इसे कहा जाएगा इंग्लिश में, मतलब 10 से 15 सेशन में आप ऐसा समझ सकते हो 10 से 15 क्लास में। अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट्स की आपकी क्लास 2 साइकोलॉजी में 10 से 15 क्लास में कवर कर लूंगा, तो आप इसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि सेशन में हो जाती है। व्यवहार और संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा तथा अस्तित्व पर चिकित्सा संक्षिप्त होती है। अगर ये संक्षिप्त होती है कुछ महीनों में पूरी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहे इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मनोचिकित्सा बहुविधि प्रचलों पर भिन्न होती हैं। कह रहे हैं ये भिन्न होती है, तथापि वे सभी मनोवैज्ञानिक कष्टों का उपचार मनोवैज्ञानिक उपायों से प्रदान करने में समान विधि अपनाती हैं। लगभग कुछ विधि समान होती हैं। चिकित्सक चिकित्सात्मक संबंध और चिकित्सा की प्रक्रिया सेवार्थी में परिवर्तन के कारक बन जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे जो है सेवार्थी के अंदर जो परिवर्तन है उसके कारक बनते, उसके रीजन बनते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक कष्ट का उपशमन होता है, मतलब उसका समन होता है। एक तरह से उपशमन कहने का मतलब होता है कम हो जाती है वो चीजें, उसकी समस्याएं। मनोचिकित्सक की प्रक्रिया का प्रारंभ सेवार्थी की समस्या के निरूपण से होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक उसका निरूपण नहीं होगा, मतलब एक होता है ना कि फॉर्मुलेशन नहीं होगा सही तरह से, मतलब उससे ही लिया गया है। सेवार्थी के समस्या निरूपण में अंतर्निहित चरण बॉक्स आपको मतलब बॉक्स दिया है 5.1 में, आपको इसके जो निरूपण है, इसके जो फॉर्मुलेशन, किसी चीज का एक सर्टेन फॉर्मुलेशन होता है ना, किसी चीज कैसे फॉलो किया जाए। लेट्स से आपको चाय बनाना है तो उसका एक सर्टेन फॉर्मुलेशन होगा, कि ऐसा थोड़ी कि पहले आप चाय बनाए नहीं और चाय पीने शुरू कर दिए ग्लास में निकाल के, तो ये तो एक गलत तरीका हो गया ना। चाय बनाने से पहले उसका एक प्रोसेस होगा। पहले आप मतलब क्या कहते हैं, आप जो भी बर्तन है वो बर्तन को लेगे, उससे पानी डालोगे, फिर चाय पत्ती डालोगे, है ना, एक प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि बर्तन लिया आपने पहले चीनी डाल दिया, या बर्तन ने नहीं लिया पहले आपने चीनी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, उसके क्या चूल्हे के ऊपर ही आपने डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज का प्रोसेस होता है। तो फॉर्मुलेशन कैसे किया जाए वो यहाँ आपको बताया गया है। फिर आगामी खंडों में पूर्व में उल्लिखित मनोचिकित्सा की 3 प्रमुख व्यवस्थाओं में से प्रत्येक प्रतिनिधि चिकित्सा के बारे में मुख्य व्याख्या की गई है, जो हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। बॉक्स आपको यहाँ पर दे रखा है, इस बॉक्स में थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ बिकॉज वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट मिलता है समस्या की समझ, जो आपको देखना चाहिए। दूसरा है मनोचिकित्सा में उपचार हेतु लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान आपकी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब तक आपको पहचान नहीं होगी तब तक वो चीजें क्लैरिफाई नहीं होंगी।
उपचार के लिए तकनीक का वर्ण या चुनाव, फिर उपचार कौन सा उपचार लेना है वो हमें देखा जाना है कि किस उपचार से आपको ठीक किया जाना है। ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहला का क्या काम होगा, जैसे मान लेते हैं ये सेवार्थी है, अब इनको लेना है चिकित्सा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको देखा जाए कि इनकी समस्या क्या है। इनकी समस्या आपको पता चल चुकी है, फिर आप देखोगे कि इनके उपचार के लिए कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से क्षेत्र हैं उसकी पहचान आप करोगे। फिर आप देखोगे उन क्षेत्रों के लिए बेसिकली कौन कौन सी विधि हम अपनाएं, तो आप फाइनली विधि अपना फॉलो करके आप इनका जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे, और इस तरह से कुछ सर्टेन ड्यूरेशन में ये बिल्कुल ठीक होकर बाहर निकलेंगे और फिर आपके क्या कहते हैं एक अच्छे से सुधरे हुए क्लाइंट हो जाएंगे फिर, है ना, इनकी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आई होप कि आप चीज़ें बहुत अच्छे समझ गए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या करें स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य ये होता है आप सबको एग्जांपल दे दे के मैं खूब अच्छे से समझा सकूं, ताकि आप बहुत ही अच्छे से क्लास 12 की साइकोलॉजी को समझ पाए, अपने जीवन में परिवर्तन ले आ पाए, अपने सराउंडिंग में परिवर्तन ले आ पाए। हम जितना कोशिश करें आपके लिए उतना ही शायद कम है, लेकिन कोशिश करते रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप सबके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, बस 1 मिनट टाइम मैं और लूंगा आप सबसे। मैं आप सबके लिए, जैसे कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप ही से मेरे स्टूडेंट्स हो, लेकिन मेरे जो अपने जो मुझसे क्लासेस कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। मैं उन सब के लिए हर ईयर मतलब सभी साल में एक तरीका अपनाता हूं जो कि एग्जाम बूस्टर तरीका होता है, जिसके अंतर्गत ये तो मैं क्लास 12 साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बाकी मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, अदर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो सभी के लिए मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ ये स्ट्रेटजी। तो इसमें मैं क्या करता क्या हूँ कि एग्जाम बूस्टर में बेसिकली मैं 15 डेज का क्लास उनका लेता हूँ, की नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, लाइव मीटिंग होती है स्टूडेंट्स। तो ये सब मैंने प्लान किया है, जो मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, इससे आप यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं, आप सबके साथ मैंने डिस्कस किया है। मैं मतलब आप सबके लिए भी बेसिकली मैंने प्लान किया है कि ये जो आपका स्ट्रेटजी है सब आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं, और इसकी एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी है स्टूडेंट। से आप लोग होता है ना सैंपल पेपर पढ़ते हो आप लोग, है ना, एग्जाम के टाइम में, मैं चाहता हूं कि आप लोग सैंपल पेपर न पढ़ो इस बार, ठीक है। जो आप इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप सैंपल पेपर में परचेज करते हो, उससे खरीदने में, उससे वहां लगाते हो, उससे बहुत ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप हमारे एग्जाम बूस्टर की क्लास से ज्वाइन कर लो। इसकी एक नॉमिनल सी फीस होगी स्टूडेंट्स, बिकॉज नॉमिनल सी फीस इसलिए रखना पड़ता है बिकॉज बहुत सारी मेहनत होती है, बैकएंड में बहुत सारा काम किया जाता है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा जो हमारी टीम होती है जो वर्क करेगी, अगर उनको थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर काम करेगा तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, राइट। तो मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि अगर आप सैंपल पेपर खरीदने वाले स्टूडेंट्स हो, उस लाइन में अपने आप को रखते हो, तो आप इसे न लेकर के एक बार हमारे इस एग्जाम बूस्टर को आप लीजिए, ठीक है, जिसके अंदर 15 क्लास प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्लास 12 की जो आपकी साइकोलॉजी है 9 चैप्टर 9 दिन में उसको कवर करेंगे हम लोग, राइट। उसके बाद बाकी के रिमेनिंग जो 6 डेज होंगे उसके साथ आप उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका की नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, उसका एनालिसिस मैंने लिया है बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। आने वाले टाइम में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हमारी लाइव मीटिंग भी होगी आप लोग के साथ में जूम पे या अदर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे स्टूडेंट्स आप मैसेज कीजिएगा, नंबर आप सबको पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये है 9560309722। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए स्टूडेंट, मैसेज कीजिए और डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा। और 15 डेज के लिए एग्जाम बूस्टर आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने इस ईयर के 2022 के एग्जाम में। सो टिल द टाइम टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।